साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ इस प्रकार से पूछी जाती हैं कैसे प्राप्त करोगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से पिक्रिक अम्ल। तो जो फिनाल होता है इसका सूत्र होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, मीन्स इस प्रकार से कुछ बेंजीन रिंग हमारी बनी होती है और इसके ऊपर यहाँ OH लगा होता है, इसको बोलते हैं फिनाल। पिक्रिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र हमारा कुछ फिनाल के जैसा ही होता है। यहाँ पर फिनाल का जैसा सूत्र हमने यहाँ पर बना दिया। पिक्रिक अम्ल के लिए यहाँ पर इसकी इस पोजीशन पर लगा होता है NO2, इसको बोलते हैं आर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। तो यहाँ पर एक एक छोड़ करके यहाँ पर लगा होता है NO2। क्या लगा होता है? NO2 लगा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो ये हमारा सूत्र है पिक्रिक अम्ल का। तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। तो ये हमने लिख दिया फिनाल का सूत्र। ये हमने किसका सूत्र लिखा है? फिनाल का सूत्र। इस फिनाल की अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ में, HNO3 के साथ में, तो जो पिक्रिक अम्ल है इसका निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? तो यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा नाइट्रिक अम्ल लिया गया है इसके 1 मोल नहीं लिए जाते, 3 मोल लिए जाते हैं, क्योंकि हमें NO2 कितने चाहिए? 3 चाहिए। यहाँ से जो NO3 है ना, यहाँ से NO2 निकलेगा। तो कुछ इस प्रकार से पहले तो हम नाइट्रिक अम्ल को लिख देते हैं। नाइट्रिक अम्ल हमने 3 लिए हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ जितने भी 3 NO3 हैं, इन तीनों में से NO2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन बचेगा। इन नाइट्रिक अम्ल से NO2 निकल जाने के बाद यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बचेंगे और ये आगे हाइड्रोजन बचे रह जाएंगे। तो जो ये NO2 जाएंगे वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे जाके, मीन्स इन पोजीशन पर जाके जुड़ जाएंगे। तो जब इन पोजीशन पर जाके NO2 जुड़ेगा तो यहाँ से पहले से हाइड्रोजन जो लगा हुआ होता है वो अलग होगा, क्योंकि फिनाल की प्रत्येक जो पोजीशन होती है यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन खाली होगा, यहाँ का हाइड्रोजन खाली होगा और यहाँ का हाइड्रोजन खाली होगा, और इन सभी स्थानों पर क्या जुड़ेगा जाके? NO2 जुड़ जाएगा जाके। तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ खाली हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पहले से हैं और ये 3 ऑक्सीजन है। तो 3 हाइड्रोजन जो ये वाले हैं इनको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कि जो बचा हुआ है वो क्या बनता है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O। फिर दूसरी लाइन में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O। फिर तीसरी लाइन में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O। कुल मिला के इस प्रकार से हमें 3 जल के अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारी बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है कि फिनाल नाइट्रिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके पिक्रिक अम्ल बनाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड हमारी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। तो कैसे प्राप्त करोगे मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल? तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है, तो एक के बाद एक हम समझते रहेंगे। तो सबसे पहले मेथिल एल्कोहल का सूत्र लिख देते हैं। CH3OH को बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है तो सीधे डायरेक्ट एक ही बार में नहीं बन जाएगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो यहाँ पर तो अभी एक ही कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है और हमें 2 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक बनाना है, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले जो हमारा मेथिल एल्कोहल है इसकी अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं। किसके साथ में? PCl3 के साथ में। तो स्टेप बाय आपको स्टेप याद रखना है कि मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनेगा। तो CH3 यहाँ से आएगा, CH3 और Cl यहाँ से आएगा, तो मेथिल क्लोराइड बनेगा। तो सबसे पहले जो मेथिल एल्कोहल है, कौन सा? मेथिल जो एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल से क्या बनता है? तो मेथिल एल्कोहल से बन जाता है मेथिल क्लोराइड। ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है कि पहले मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। फिर जो मेथिल क्लोराइड है ना, इसकी अभिक्रिया KCN से कराते हैं। CN से इसलिए कराते हैं ताकि हमें 1 कार्बन और प्राप्त हो जाए। तो KCN से कराने पर यहाँ से क्या होता है? तो यहाँ से प्राप्त होगा CH3CN। यहाँ से जो KCl है ना ये अलग हो जाता है, तो हमें CH3CN प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं मेथिल साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? मेथिल साइनाइड। तो यहाँ से हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनता है, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड बनता है। जो मेथिल साइनाइड है ना, इस मेथिल साइनाइड में हम लोग देखते हैं कि हमें जल की ज़रूरत है। किसकी? H2O की, क्योंकि इस मेथिल साइनाइड से हमें एसिटिक अम्ल बनाना है। तो CH3 तो दिख रहा है, ये
C भी दिख रहा है। यहाँ से नाइट्रोजन हटना है और OH आना है, तो ये जल के माध्यम से ही आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जल के 2 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं? 2 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, डबल OH बनाना है। तो डबल O के लिए यहाँ पर हम लोग 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो हमारी कुछ रासायनिक अपक्रिया इस प्रकार से होती है कि CH3 जो हमारा है वो तो यही हो जाता है। ये वाला C भी हम लोग जैसे का तैसे लिख देते हैं। उसके बाद डबल O ऑक्सीजन यहाँ से आएगा तो डबल O आ जाता है और इसके बाद H आ जाता है। तो यहाँ पर 4 H थे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन थे, जिसमें से एक हमने यहाँ दिया, तो 3 हाइड्रोजन बचे हैं ना। वो 3 हाइड्रोजन जो बचे हैं इस N के साथ अपक्रिया करके NH3 बना करके वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से अमोनिया अलग हो जाती है और हमारा जो मेन उत्पाद है वो एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। तो मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। मीन्स एक कार्बन वाले अल्कोहल से हमें 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है। तो इस रासायनिक अपक्रिया में भी जिस प्रकार से हमने मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त किया ना, तो इसमें भी 1 कार्बन से 2 कार्बन तक पहुंचना है। तो यहाँ तक रासायनिक अपक्रिया हमारी सेम ही रहेगी। तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। तो पहले यहाँ पर PCl3 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। फिर मेथिल क्लोराइड की KCN के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा। अब इस मेथिल साइनाइड से हमें बनाना है एथिल अल्कोहल। क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल बनाना है। तो अब यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं? इसका अपचयन करते हैं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराई जाए। तो इसका अब हम लोग करेंगे अपचयन। तो यहाँ से हमें CH3 तो दिख रहा है, तो CH3 हमारे पास पहले से है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन के कारण यहाँ पर एमीन समूह आ जाएगा और एमीन समूह को हम लोग अल्कोहल में बदल लेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या? CH3 जैसे का तैसे उतार दिया हमने, ये वाला कार्बन यहाँ से उतार दिया और यहाँ से हमने ये 2 हाइड्रोजन रखे और इसके बाद N और H2 यहाँ पर रखेंगे। एमीन समूह NH2 होता है। तो यहाँ पर हमने कितने हाइड्रोजन अलग से यूज किए? 4। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा CH3 CH2 NH2 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा कन्वर्जन लगेगा कि जब भी हमें एमीन समूह से अल्कोहल बनाना हो, किससे? एमीन समूह NH2 समूह से जब भी हमें अल्कोहल बनाना हो तो हम लोग नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, HNO2 के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर इसकी अपक्रिया HNO2 के साथ में कराएंगे। तो HNO2 के साथ अपक्रिया कराने पर होगा क्या? यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर OH आ जाएगा। मीन्स यहाँ से OH यहाँ पर जुड़ जाएगा जाके, तो OH हो जाएगा। और इसके बाद ये जो N2 यहाँ से अलग होगा, N2 यहाँ से अलग हो जाएगा और साथ ही साथ में H2O अलग हो जाएगा। तो ये रासायनिक अपक्रिया भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो हमारा एथिल एमीन है यह नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। तो आप लोगों को ये रासायनिक अपक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया है एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन। तो एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन याद रखना है। तो कन्वर्जन ये है कि यदि हमारे पास एमीन समूह हो, कौन सा? एमीन समूह हो, आगे यहाँ पर कोई भी कार्बन की श्रृंखला हो सकती है। तो एमीन समूह से जब भी हमें अल्कोहल समूह बनाना हो तो हम लोग नाइट्रस अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं? नाइट्रस अम्ल डालते हैं। इसके विपरीत यदि हमें अल्कोहल से एमीन समूह बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर अमोनिया से अपक्रिया कराते हैं। तो चलिए ये रासायनिक अपक्रिया देखते हैं। एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल से हमें प्राप्त करना है एथिल एमीन, C2H5NH2 सूत्र होता है एथिल एमीन का। तो इस एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन बनाने के लिए, क्योंकि एथिल तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पर सिर्फ हुआ क्या है? अल्कोहल से एमीन बनाना है। तो किसके साथ में अपक्रिया कराया जाएगा? अमोनिया के साथ में अपक्रिया कराया जाएगा, NH3 के साथ में अपक्रिया कराया जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पर कि जो हमारा C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है, ये तो सेम टू सेम है। अमोनिया को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं NH3 को। तो यहाँ पर होगा क्या? C2H5 और NH2 ये आपस में अपक्रिया करके बना देंगे एथिल एमीन। और यहाँ पर OH बचा है, यहाँ पर H बचा है, यहाँ से H2O अलग हो जाएगा, तो साथ में H2O भी बनता है। तो हमारी कंप्लीट रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। एथिल अल्कोहल अमोनिया के साथ अपक्रिया करके एथिल एमीन और जल बनाती है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं, फिनाल से एनिलीन बनाना है। तो फिनाल यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा OH और एनिलीन का सूत्र होता है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आएगा। क्या आएगा?
NH2। तो आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर भी कन्वर्जन दिख रहा होगा कि बेंजीन रिंग इधर भी है, बेंजीन रिंग इधर भी है, सिर्फ परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पर एल्कोहल समूह है और यहाँ पर एमीन समूह है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया है कि एल्कोहल से एमीन समूह जाने के लिए क्या करते हैं, अमोनिया से अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, एल्कोहल से एमीन समूह में जाने के लिए किसके साथ में अपक्रिया कराएंगे, अमोनिया के साथ में अपक्रिया कराएंगे, NH3 के साथ में। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ था कि NH2 अमोनिया से अलग हुआ था, उसी प्रकार यहाँ अमोनिया से NH2 अलग होगा और वहाँ पर जाकर के लग जाएगा। तो NH3 से NH2 अलग हो जाने पर यहाँ पर एक H बचेगा और यहाँ पर जो H बचेगा वो इस OH से अपक्रिया करके H2O बना करके अलग हो जाएगा। तो ये रासायनिक अपक्रिया भी कन्वर्जन से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर COOH समूह। ओइक अम्ल का मतलब होता है COOH समूह। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लग जाएगा तो इसे बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। तो इस बेंजोइक अम्ल से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का मतलब CHO होता है और बेंजल्डिहाइड का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा हो। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। इस बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया करवाते हैं SOCl2 के साथ में। किसके साथ में, SOCl2 के साथ में अपक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, ये बेंजीन रिंग सेम टू सेम रहेगी तो बेंजीन रिंग को वैसे का वैसे हम लोग लिख देते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर होगा क्या, COOH जो है यहाँ से CO सेम का सेम रहेगा तो CO लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जो Cl2 है इसमें से एक Cl यहाँ पर जाकर के लगेगा तो हो जाएगा Cl। तो CH3COCl यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और इसके पश्चात यहाँ से SO2 अलग होगा। क्या अलग होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से एक HCl अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, एक HCl अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बेंजीन रिंग के ऊपर COCl प्राप्त हो जाता है। फिर इसका हम लोग करते क्या है, इसका हम लोग कर देते हैं अपचयन। क्या करते हैं, अपचयन कर देते हैं। तो अपचयन कराने पर यहाँ पर अभिकर्मक डाला जाता है जिसको बोलते हैं लिंडलार अभिकर्मक। जिसको क्या बोलते हैं, लिंडलार अभिकर्मक, या इसको लिंडलार उत्प्रेरक भी बोलते हैं। तो लिंडलार उत्प्रेरक यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। अब इसका अपचयन कराते हैं तो बेंजीन रिंग जैसे का तैसे वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर कार्बन वैसे ही रहेगा। यहाँ पर O हमें ज़रूरत है वो यहाँ पर है। यहाँ पर होगा क्या, 2 हाइड्रोजन से कराएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बीच में, एक हाइड्रोजन जो बचेगा वो इस Cl से अपक्रिया करके HCl बनाएगा। तो यहाँ से ये हमारी कंप्लीट रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। जस्ट इसकी रिवर्स अपक्रिया है। यहाँ पर हमने बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाया है, इसके बाद हम लोग बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाएंगे। तो ये रासायनिक अपक्रिया हमारी एकदम इजी हो जाती है क्योंकि बेंजल्डिहाइड का हम लोग करते क्या है, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बेंजल्डिहाइड का सूत्र लिख देते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, ये हमारा है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का हम लोग कराते हैं ऑक्सीकरण। क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कन्वर्जन लगता है। कन्वर्जन कौन सा है, कन्वर्जन ये है कि यदि एल्कोहल समूह का ऑक्सीकरण कराया जाए तो एल्डिहाइड समूह बनता है, एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण कराया जाए तो कार्बोक्सिलिक समूह बनता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन ही तो है कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक बनाना है, इसका क्या किया जाएगा, ऑक्सीकरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ C और ये डबल O हो जाएंगे और ये H, तो कार्बोक्सिलिक समूह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड से हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण के लिए कई सारे अभिकर्मक प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि टालन अभिकर्मक हो गया, या फिर यहीं पर आपसे कह दिया जाए फेहलिंग विलयन, तो फेहलिंग विलयन से भी हम लोग अपक्रिया करवा लेते हैं। तो इन दोनों के साथ अपक्रिया कराई जाए या फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण की अपक्रिया कराई जाए तो जो बेंजल्डिहाइड है वो बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं एसिटिक अम्ल से एसीटोन। एसीटोन का सूत्र हमारा होता है CH3 और यहाँ पर कार्बन डबल बंद के साथ ऑक्सीजन, ये हमारा होता है एसीटोन। तो एसिटिक अम्ल से बनाना है तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इस एसिटिक अम्ल से हमें एसीटोन बनाना है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि CH3 हमें 2 चाहिए लेकिन हमारे पास कितने हैं, 1 है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एसिटिक अम्ल जो लेंगे ये 2 मोल लेंगे। कितने लेंगे, 2 मोल। तो 2 मोल एसिटिक अम्ल लेते हैं और इसकी अपक्रिया हम लोग करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में
CaOH का होल ट्वाइस के साथ में, किसके साथ में, CaOH का होल ट्वाइस के साथ में कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब यहाँ पर होगा क्या, ये CH3 तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, डबल O भी सेम का सेम रहेगा, उसी प्रकार से ये नीचे के CH3 COO सेम का सेम रहेंगे। तो यहाँ से होगा क्या, ये OH इस H से अपक्रिया करके H2O बनाएगा, ये OH इस H से अपक्रिया करके H2O बनाएगा। तो कुल मिला के 2 जल के मोल अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, CH3COO और ये दोनों बंध इस कैल्शियम से जुड़ जाएंगे और ये H2O यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो 2H2O यहाँ से अलग हो गए। अब ये जो हमारा प्राप्त हुआ है CH3COO और ये कैल्शियम के साथ में जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम लोग करते क्या है, इसे गर्म करते हैं। इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर यहाँ से होता क्या है, ये CH3 कुछ इस प्रकार से रहेगा, CH3 इसके साथ में डबल बंध के साथ में ये वाला कार्बन रहेगा और ये वाला ऑक्सीजन रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। इसके पश्चात यहाँ से अलग क्या होता है, तो यहाँ से CaCO3 अलग हो जाता है। तो प्लस का यहाँ पर CaCO3 अलग हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो आप लोगों को ये रासायनिक अपक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया है फिनाल से बाइकेलाइट। तो चलिए देखते हैं फिनाल से बाइकेलाइट किस प्रकार से बनता है। तो जो फिनाल है इसकी अपक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो बाइकेलाइट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया कुछ इस प्रकार से कराई जाती है कि ये हमारा है फिनाल, ये क्या है, हमारा फिनाल है। इसकी अपक्रिया जब कराई जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, HCHO के साथ में, तो ये रासायनिक अपक्रिया जो होती है ना, बहुलीकरण की होती है। बहुलक इसमें भाग लेते हैं, N मोल हमने ले लिया कि इनके भाग लेते हैं, बहुत सारे अणु इनके भाग लेते हैं। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं रफली किस प्रकार से रासायनिक अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो फिनाल होता है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है फिनाल को। फिनाल में जो OH हैं यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। इसके साथ ही फिनाल को यहाँ पर भी हमें बनाना पड़ेगा। ये बाइकेलाइट की संरचना बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से पहले हम 4 फिनाल को व्यवस्थित कर लेते हैं। ये 4 ही नहीं होते क्योंकि हमने कहा ना ये बहुलीकरण की अपक्रिया है, N मोल लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोग दिखा देते हैं कि आगे जो है वो बंध जुड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद हमें करना क्या है कि जो भी बेंजीन रिंग होते हैं ना, इसमें जो भी पोजीशन होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो उपस्थित होते हैं, परंतु हमें जिस हाइड्रोजन की जरूरत होगी वहाँ उसे हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, बीच से इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके हाइड्रोजन दिखाएंगे, फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके आमने सामने के हाइड्रोजन दिखाए जाएंगे, फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके आमने सामने के हाइड्रोजन दिखाए जाएंगे और इनको जोड़ने के लिए इनके आमने सामने के हाइड्रोजन दिखाए जाएंगे। तो यहाँ तक की संरचना आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO, या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH2O, क्या लिख सकते हैं, CH2O। तो उसे कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे CH2O और यहाँ पर भी हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे CH2O। यहाँ पर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं कि जल के मोल हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH2O। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों H2O बनाएंगे और यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा और यहाँ से H2O निकलेगा। तो H2O निकल जाने के पश्चात जो हमें संरचना प्राप्त होगी ना, उसे बोलते हैं बाइकेलाइट। तो कुछ इस प्रकार से हमें संरचना प्राप्त होगी कि ये हमारा फिनाल का पहले सूत्र बन जाएगा और ये हमारा इधर वाला फिनाल बन जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा नीचे वाला फिनाल बन जाएगा और नीचे वाला फिनाल बन जाएगा, इसके पश्चात इधर वाला फिनाल बन जाएगा। तो फिनाल बन जाने के पश्चात हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ जो बंध जुड़ा हुआ है इनके बीच में केवल CH2 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ जो बंध है इनके बीच में केवल CH2 बचेगा, यहाँ जो बंध है इनके बीच में भी केवल CH2 बचेगा और यहाँ जो बंध बनाए गए हैं इनके बीच में भी केवल CH2 बचेगा। तो इस प्रकार की जो हमें संरचना प्राप्त होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइकेलाइट। इस संरचना को बोलते हैं बाइकेलाइट। तो
तो हमारी कंप्लीट रासायनिक अपक्रिया क्या हो जाएगी कि जो फिनाल है इसके n मोल की अपक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के n मोल के साथ में कराई जाती है, तो यहाँ पर n मोल जो है बैकेलाइट के प्राप्त होते हैं। और जल यहाँ पर आप कहेंगे 4 ही निकले, तो 4 ही नहीं निकले हैं क्योंकि ये रासायनिक अपक्रिया आगे होने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम लोग n मोल जल लिख देते हैं, तो यहाँ से जल के भी n मोल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये रासायनिक अपक्रिया भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। लास्ट रासायनिक अपक्रिया हमारी है एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर। एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर किस प्रकार से बनाते हैं, तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिख देते हैं, C2H5Br को बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। इससे हमें बनाना है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5, तो ये हमारा होता है डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम एथॉक्साइड के साथ में। C2H5O को बोलते हैं एथॉक्साइड और Na को सोडियम, तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ में अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, C2H5 आप लोगों को दिख रहा होगा और C2H5O आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दोनों आपस में जुड़ करके बनाएंगे C2H5O और इसके साथ में जुड़ जाएगा C2H5, तो इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। साथ में अलग क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड अलग होगा, तो साथ में NaBr अलग हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एथिल ब्रोमाइड जो है वो सोडियम एथॉक्साइड के साथ में, किसके साथ में, सोडियम एथॉक्साइड के साथ में अपक्रिया करता है, तो डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। इस रासायनिक अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण रासायनिक अपक्रिया। तो आप लोगों को ये टॉप 10 रासायनिक अपक्रियाएं कैसे प्राप्त करोगे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।